नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th आरओई भाग 2 का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है ऊषा और इसकी कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को हुआ। कहाँ हुआ? देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश अब क्या है, उत्तराखंड के रूप में यहाँ पर बदल चुका है। प्रकाशित रचनाएं: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। अब आते हैं सम्मान। इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी तथा कविता सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु कब हुई? क्योंकि निधन मतलब होता है मृत्यु, मरण। तो इनकी मृत्यु सन 1993 में हुई। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोहराव मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि खुद को उर्दू और हिंदी का दोहराव मानने वाले जो शमशेर सिंह हैं, इनकी कविता एक क्या है, संधि स्थल पर खड़ी। संधि मतलब जब समझौता कर लिया जाता है तो उसको संधि कहते हैं। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर की है। तो बता रहे कि ये संधि है वो कैसी संधि हुई है? तो एक ओर तो साहित्य है, चित्रकला है और संगीत है, तो दूसरी ओर क्या है, मूर्तता है, अमूर्तता है, और इसी में क्या है, ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर है। तो इन सब में क्या हो गई, संधि हो गई। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। तो बता रहे हैं कि पहचान किस में है? तो इनकी पहचान है विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी के रूप में। बिंबधर्मी रूह कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों को रंग रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदा कार्य का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की ओर है। और बता रहे हैं कि ये इनकी जो बिंबधर्मिता है वह क्या क्या लिए हुए है? तो शब्द लिए हुए है, रंग लिए है, रेखा लिए है, स्वर लिए है, कूची की अद्भुत जो कसीदाकारी है उसको लिए हुए है। उनका चित्रकार मन कैसा है? कलाओं के बीच का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे है, मतलब हटके है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे को क्या करना, क्षमा करना। क्यों क्षमा करना? क्योंकि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। मिजाज मतलब उनका जो अंदाज है वो कैसा है, अलग स्तर का है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उर्दू जो शायरी की जाती है उसके प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल इनने किस पे दिया? सर्वनाम पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्रियाओं मतलब खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। अव्यय मतलब जो त्यों के त्यों रहते हैं, किसी भी लिंग विभक्ति आदि में नहीं बदलते। मुहावरे तो हम अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरों का। एक प्रकार के छोटे छोटे जो कथन होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। इन्होंने क्या है, खुद भी अपने कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। आगे बता रहे हैं कि जब ये कविताएं लिखते हैं तो उस लेखन में क्या करती हैं कि इनकी जो इंद्रियां होती हैं वे कैसी होती हैं? सचेत होती हैं।
जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को एक साथ ही क्या करते कविता में गूंथ देते हैं तो एक क्या है कविता का महल तैयार हो जाता है। और वह जो महल होता है वह कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक रह सकें, ऐसी इनकी जो कविता है इस प्रकार से ठोस बन जाती है। अनुगूंजों से भी भरा होता है और इनकी कविता में एक अनुगूंज भी होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। यहाँ पर क्या चित्रकारी का भी प्रयोग करते हैं तो जो कविता है वह पढ़ने में तो आनंद देती है और ऊपर से उनको क्या करती है, सुनने और देखने के लिए भी आकर्षित करती है। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। तो यहाँ पर इनकी जो कविताएं लिखी गई वो प्रयोगवाद के ऊपर लिखी गई। और प्रयोगवाद कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1943 से प्रारंभ हुआ था। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर यहाँ पर ये जो कविता है वह आई है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कविता आई है तो वो कैसे नए बिंब लेकर आए, नए प्रतीक लेकर आई है, नए उपमान लेकर आई है और ये सभी क्या है इसके उपकरण बने हुए हैं। और यहाँ पर पुराने जो उपमान हैं वहाँ पर भी नए अर्थ को यहाँ पर भर दिया है पुराने उपमानों में भी। और ये प्रयोग यहाँ प्रयोगवादी कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना और इन्होंने क्या है अपने आस पड़ोस को कविता का हिस्सा बना लिया है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभी व्यक्त हुआ है। मतलब प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वह मानवीय बन करके सभी के सामने आया है, व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता ऊषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ऊषा होती, तो ऊषा किसे कहते हैं, तो जब सूर्योदय होता है उससे पहले का जो समय होता है, मतलब जो लालिमा होती है उस लालिमा को ही हम ऊषा कहते हैं। तो उसी प्रकृति का जो शब्द चित्र है यहाँ पर खींचा गया है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। मतलब यहाँ पर ये दृष्टा नहीं है, सिर्फ देखने वाला नहीं है, बल्कि इसने रचना के रूप में उसका सृजन भी कर दिया, निर्माण भी कर दिया। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। और कवि इसी कारण से क्या है, सूर्योदय के साथ क्या है, जो जीवंत परिवेश होती है उसकी भी कल्पना यहाँ पर की है। जो गाँव की सुबह से जुड़ता है वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की काली माँ, पट चाक से रंग मलते आदर्श बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती ऊषा। और इन्होंने मतलब जीवन तक कैसे है, मतलब ये सब दृश्य इन्होंने साक्षात देखे। ये सुबह उठे, इनने सुबह की लालिमा को देखा, लालिमा के बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको देखा, वहाँ पर गांव की जो औरतें होती हैं वह क्या करती हैं, चूल्हा होता है उसको क्या करती है, राख से लीप लेती हैं पोतने को, वहाँ पे सिलबट्टे पे चटनी बांटते हैं गांव की औरतें, वो देखी हैं। तो इस प्रकार से जो पूरे दृश्य हैं इनको इन्होंने यहाँ पर देखा है और महसूस किया है। उसके बाद कविता पर उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी भी हैं कविता में। अब आते हैं ऊषा कविता पर कि आखिर ऊषा कविता में क्या दिया गया है। पहले पाठन करेंगे, उसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। प्रातः नव या बहुत नीला राख जैसे भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है, ये ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर इसके अर्थ को हम संदर्भ व्याख्या सहित समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपन को कैसे लिखना है, संदर्भ व्याख्या के सहित लिखना है।
तो प्रातः से लेकर हो रही है तक लेंगे पहले। तो इसका संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित ऊषा कविता से उद्धृत है। उद्धृत है की जगह यदि आपको कठिन लगता है तो ली गई है भी लिख सकते हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर से हैं। अब हम आते हैं प्रसंग पर। तो कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है, बताया है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है, मतलब सूर्य उदय होता है तो कितना मन को मोहित करता है ये बताया है। अब आते हैं व्याख्या। व्याख्या को 2-3 चीज़ों से लिख सकते हैं, भावार्थ, व्याख्या, अर्थ। तो ये इसके सब पर्यायवाची नाम हैं। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, क्योंकि जब उषा का समय होता है, सूर्य निकलने से पहले उषा आती है और उससे पहले जो समय होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। पूरा आकाश कैसा होता है, नीला होता है, मतलब काली माली ये हो रहता है। जो नीला रंग होता है बहुत ज़्यादा नीला होता है, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कालापन हो। तो बिल्कुल गहरा नीला इसलिए बताया है यहाँ पर। यह पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है। तो यहाँ पर उपमानों का प्रयोग किया है कि जो आकाश है, तो आकाश को कैसा बताया है, तो ऐसा बताया है जैसे मानो राख से लिपा हुआ हो, क्योंकि थोड़ा उसमें क्या होती है, नीले से थोड़ा सा उजाला आता है तो उसका जो नीलापन है, डार्कपन है, वो कम होने लगता है। तो राख वाला पन यहाँ पर आ जाता, रंग आ जाता है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। जैसे जब लीपा जाता है तो लीपने से वो क्या होता है, गीला होता है जब तक सूखता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो यह जो समय है वह भी ऐसा लग रहा है जैसे मान लो अभी चौका गीला है, और गीला होने के कारण उसमें क्या है, नमी बनी हुई है। यहाँ प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है, मतलब कभी यहाँ पर क्या है, जो प्रातःकाल का आकाश है उसके बारे में बताता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। जो सूर्य है वह क्या होता है, क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठने लगता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लालिमा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल्क को लाल केसर से धो दिया गया हो। और अब यहाँ पर उपमान क्या दिया है कि वो जो दृश्य होता है आकाश का, तो वो कैसा लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे मान लो काली रंग की सिल थी, क्योंकि पहले जो आकाश था वो कैसा था, बिल्कुल डार्क नीला था, मतलब काला था एक प्रकार से। और उस काली सिल पर क्या किया, किसी ने केसर पीस दी हो। उस पे जब हम केसर पीसेंगे तो कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि केसर कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की काली केसर के समान लगती है। इस मतलब जो सूर्य है यहाँ पे बता रहे कि अंधेरा क्या है, काली सिल है, और सूरज क्या है, लाल केसर है। तो ऐसे प्रतीत होते हैं दोनों। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़ियाँ मिट्टी मल दिया हो। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस समय आकाश कैसा है, तो आकाश तो स्लेट के समान, क्योंकि स्लेट कैसी होती, काली होती है, और उस पर किसी ने क्या किया है कि खड़िया मिट्टी होती है जो लाल मिट्टी कहलाती है, लाल खड़िया, जिसको आपने देखा होगा गांव पर क्या करते हैं, चित्रकारी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, सफ़ेद खड़िया का और लाल खड़िया के। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चित्र आज भी राजस्थान वगैरह में बनाए जाते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया कि लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान है, बस सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नीले जल में किसी गोरी मतलब कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, वो क्या कर रही हो, हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। और बता रहे हैं कि जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो कैसा लगता है, जैसे हिल रहा हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल
बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या सब उषा का सौंदर्य देख रहे थे, तो अब बता रहे हैं कि जब पूर्ण सूर्योदय हो जाता है, मतलब प्रकाश फैल जाता है, तो उषा का जो पल पल बदलता सौंदर्य होता है वह क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर उषा का समय समाप्त, सूर्योदय हो चुका है क्योंकि पूर्ण। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है सूर्योदय होने के बाद कि जो उषा का जो जादुई प्रभाव है जो हमें आकर्षित कर रहा था, अब वो क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर जो भावार्थ होता है, कविता होती है, उसकी जो व्याख्या होती है उसमें विशेष भी लिखा जाता है। तो विशेष में कवि ने उषा का सुंदर दृश्य में प्रस्तुत किया है। माधुर्य गौण है, यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कविता के साथ। तो कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। मतलब सुबह का ही चित्र चित्रित किया गया है कविता के माध्यम से। तो कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। मतलब सुबह का ही वर्णन किया गया है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। अब आते हैं अगली पंक्तियों में अगले प्रश्न पर। भोर का नभ राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। क्योंकि बीच बीच में लाइन में कोष्ठक भी दिया था, विराम चिन्हों का प्रयोग भी किया गया था, यति, प्रश्नवाचक शब्द, ये सब चिन्ह होते हैं, इनको विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहता है। मतलब यहाँ पर नई कविता के जो कवि हैं वह नए नए प्रयोग करके उनकी कविता को क्या है, पृथक दिखाना चाहते हैं। शमशेर बहादुर सहन ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। मतलब कविता में किसका प्रयोग किया, कोष्ठक का। कोष्ठक के अंदर अपनी बात कही है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। यह कथन को स्पष्टता प्रदान करती, मतलब जो कोष्ठक में पंक्ति दी गई है वह क्या करती है, कविता को स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ अभी गीला पड़ा है, वाक्य कोष्ठक में दिया गया है कि मतलब यहाँ भी गीला पड़ा है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर कविता में जो गीला पड़ा है, ये जो कोष्ठक में दिया है, ये क्या कर रहे हैं, प्रातःकाल की जो सुबह है उसकी ताजगी व नमी को बता रही है। कोष्ठकों में से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मतलब काम पूर्ण हो गया ये तो मालूम चलता, पर स्थिति क्या है ये पता नहीं चलती है। उसका पता कैसे चला, जो उन्होंने कोष्ठक में पंक्ति लिखी उससे। गीला पढ़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है, और जैसे ही गीला पढ़ने की बात आई तो जो कथन था वह कैसा हो गया, प्रभावशाली हो गया। अब अगला प्रश्न है अपनी रचना से। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्य उदित होने के समय कैसा लगता है, तो ऐसा लगता है मानो कोई क्या है, नीला आकाश कैसा होता है, नीला। तो यहाँ पे उसको बना दिया सरोवर, मतलब तालाब, क्योंकि जो ऊपर की परछाई नीचे पानी में पड़ती है तो वो भी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। स्नान करके बाहर आ रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे जो सूर्य निकल रहा है तो कोई समुद्र में से बाहर निकल रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं। आपने देखा होगा ओस जो पड़ती ठंडी के समय, अभी ठंडी का समय चल रहा है तो अभी ये ओस पड़ेगी, उस ओस पे यदि सूर्य की किरणें पड़ेंगी, प्रकाश पड़ेगा, तो वो जो ओस की बूंदें होती वो बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती, मतलब चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कोई मोती वगैरह हों।
प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है। और सूर्योदय होता है तो पक्षी भी क्या करते हैं, अपने घोंसलों से निकल के चहचहाने लगते हैं। पशु भी होते हैं अपनी भोजन आदि की तलाश में बाहर निकल आते हैं, मानव भी अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जगह क्या हो जाता है, गतिशीलता आ जाती है और शक्ति का संचार हो जाता है। जीवन सजीव हो उठता है और ऐसा लगता है कि जीवन सबका कैसा हो गया, सजीव हो गया। रात में सोते रहते तो हम तो अचेतन अवस्था में होते हैं और चेतन अवस्था में कब आते हैं, प्रातः उठने के बाद ही। जैसे जैसे शाम होती है सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। अब यहाँ पर सूर्य अस्त होने का बताया कि सूर्य अस्त होता तो ऐसा लगता है जैसे हम भी दिन भर खूब काम कर लेंगे और शाम को हम कैसे हो जाते, थक जाते। तो यहाँ पर सूर्य भी एक थके हुए राहगीर की भांति ही प्रतीत होता है अस्त होते समय। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, सूर्य का रंग लाल हो जाता है, मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। और ऐसा लगता है कि सूर्य भी क्या है, अब विश्राम करने के लिए चाह रहा है। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है और सूर्यास्त के बाद हम लोग भी क्या है, आराम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।